हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, वो भी व्यावसायिक सांख्यिकी के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं। तो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप बीकॉम कर रहे हो, अगर आपके पास में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है तो समझ लीजिएगा कि आज का जो मैं सिलेबस यहां पर लिखा हूं, जिसको मैं अब समझाऊंगा, बहुत बारीकी से समझाऊंगा, इसको अगर पूरा समझ लिया तो समझ लो एक भी प्रश्न गारंटेड एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपके लिए पहले से ना आता हो। और इन सभी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमारे यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सरल तरीके से समझाए जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफिस का नंबर दे देते हैं, जहां पूरी कॉमर्स की टीम आपके हेल्प में लगी हुई है। बहुत बच्चे जुड़ते हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। तो आप लोगों को अगर हम थोड़ा सा देर हो जाए, कहीं पर अगर तुरंत जवाब ना दे पाएं तो नाराज मत होइएगा। नंबर है 9719811101। ये ऑफिस का नंबर है जहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ओके, तो आइए समझाते हैं कि, और आज हमने लिया है व्यावसायिक सांख्यिकी का हिंदी में पूर्ण सिलेबस। आज मैं हिंदी में ही आपके लिए टोटल समझाऊंगा, हर जगह मोस्टली आपको इंग्लिश में मिलता है। तो मैं बताऊं, पहले नंबर पे अब हमारा जो न्यू सिलेबस रखा गया है, एनईपी 2020 जब से लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है, तब से पहले नंबर पे आ गया है भारतीय सांख्यिकी एवं आंकड़े व भारतीय समंक। यहां से कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। छोटा क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला तैयार करेंगे भारतीय सांख्यिकी एवं आंकड़े व उनके समंक। ठीक है, समंक किसे कहते हैं और ये सब चीजें क्या हैं, ये सारे के सारे आंसर्स आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगे। ये चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे। दूसरे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन 100% आता है, सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र, महत्व एवं विशेषताएं तथा सांख्यिकी के क्या दोष हैं। सीमाएं या दोष बात एक ही होती है। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आपके लिए बनेगा ही बनेगा। अगले नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, तीसरी यूनिट हम समझ लें इसके लिए, सांख्यिकीय अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन ज्ञान के खोज को हम अनुसंधान कहते हैं या अन्वेषण कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इनोवेशन भी कह सकते हैं। तो भैया क्या होता है सांख्यिकीय अनुसंधान और इसका अर्थ क्या है, अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं और अनुसंधान की विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दैव निदर्शन विधि बहुत पूछी जाती है। दैव निदर्शन विधि कई बार एग्जाम में आ सकती है। और यहीं से मैं बताऊं आपको, सांख्यिकी के नियम में महंक जड़ता का नियम, नियमितता का नियम, ठीक है, ये दोनों जो नियम हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे सांख्यिकी के 3 नियम हैं, लेकिन महंक जड़ता नियम बहुत पूछा जाता है। अगला है समंकों का अर्थ, प्रकार, संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन एवं प्रदर्शन। ये आपकी बुक में कम से कम 3 या 4 चैप्टर्स में दिया हुआ होगा। तो समंक किसे कहते हैं, किसी भी घटना को बताने वाले अंक को हम समंक कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि एक कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही, ये समंक नहीं बना। लेकिन हम कहें कि एक कक्षा में 80 बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो जो 80 संख्या निकल करके आई वो हमारा समंक बन गई। तो समंक कुछ और नहीं है, किसी भी घटना का, किसी भी जानकारी को देने वाला बराबर का अंक समंक कहलाता है। अब यहां पर समंकों का संकलन कैसे होता है, 2 प्रकार के समंक होते हैं, प्राथमिक समंक होते हैं, द्वितीयक समंक होते हैं। प्राथमिक समंक वो होते हैं जिनको संकलनकर्ता स्वयं तैयार करता है, उनको छांटता है, उनको सेट करता है और अपने प्रयोग में लाता है, वो होते हैं प्राथमिक समंक। और द्वितीयक समंक वो होते हैं जिनका प्रदर्शन पहले से ही किसी न किसी संस्था के द्वारा, यानी जो पहले से ही तैयार हो चुके हैं, ओके, उन्हें द्वितीयक समंक कहते हैं। इनका वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन और सारणीयन, टेबुलाइजेशन और प्रदर्शन, प्रदर्शन में रेखीय प्रदर्शन हो सकता है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन या ग्राफ द्वारा प्रदर्शन, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोस्टली एग्जाम में ग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत ना के बराबर आते हैं। ठीक है, अगर आते हैं तो उसके अथवा में कुछ और लगा हुआ होगा, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। इतना तैयार कर लीजिएगा, समंकों का अर्थ, समंकों के प्रकार, समंकों का वर्गीकरण और सारणीयन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जरूर जाएगा।
अगला आता है आवृत्ति वितरण एवं सांख्यिकी पदमालाएं या श्रेणी। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल अगर सीखना है तो ये पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा। 3 प्रकार की पदमालाएं होती हैं, यहां लिखा ना पदमालाएं, 3 प्रकार की पदमालाएं होती हैं। अगर हमें सांख्यिकी में न्यूमेरिकल सीखना होगा तो हमें तीनों श्रेणियां सीखनी होंगी। पहली हमारी जो होती है वो होती है व्यक्तिगत पदमाला। व्यक्तिगत पदमाला का मतलब है इसमें जितने भी डेटा दिया हुआ होता है, जितने आंकड़े दिए होते हैं, व्यक्तिगत दिए हुए होते हैं। दूसरी होती है हमारी वर्गीकृत, जिसमें हम कह सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जिसको खंडित श्रेणी हम कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, खंडित श्रेणी में सेकंड वाली में पहली होती है व्यक्तिगत सीरीज, दूसरी इसको हम इंडिविजुअल कहते हैं, और दूसरी होती है खंडित श्रेणी जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरफ तो हमारे एक्स दिए हुए होते हैं और साथ में इसके जो हमारी आवृत्ति वितरण होता है वो भी दिया हुआ होता है, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। और तीसरी होती है हमारी सतत श्रेणी, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, वर्ग दिए हुए होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो उनके आधार पर हम वहाँ पर कैलकुलेशंस को करते हैं, और यही तीनों श्रेणियाँ आगे तक न्यूमेरिकल में हमारे लिए मिलती रहती हैं। तो आइए अगला हम समझते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक को और माध्यिका को एक नई टेक्निक से हमारे चैनल पे सिखाया जाएगा, और वो इस तरह सिखाया जाएगा कि क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है और चुटकी में सॉल्व होगा, और उसको सॉल्व करने का जो तरीका बहुत ही ईजी एंड सिंपल है, और उसके लिए हम न्यूमेरिकल्स में ही सिखाएंगे। आप भूल जाओगे दूसरे चैनलों पे जो आपने देखा होगा, लंबी लंबी विधियां देखी होंगी, मेथड्स देखे होंगे। ओके, हमारे यहाँ से 100% आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से नए नए फंडों के साथ में, नए नए टेक्निक के साथ में हम आपको सिखाएंगे। विभाजन मूल को कहते हैं हम पार्टीशन वैल्यू, जिसमें आपको Q3 Q1 होता है, पंचमक होता है, दशमक होता है, सप्तमक होता है, यानी जो यहाँ पर क्विंटल होता है, डेसाइल होता है, परसेंटाइल होता है, उसकी हम यहाँ पर गणना करेंगे। और यहाँ से मैं आपको बताऊँ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल का भी अगर प्रश्न आता है तो छोटा सा ही प्रश्न आता है। अगला है अपकरण की मापें, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अपकरण की मापें, अपकरण कहते हैं हम प्रसार के लिए, फैलाव के लिए। तो यहाँ से अपकरण की मापों में जो अपकरण की प्रथम माप है और द्वितीय माप है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। विषमता का अर्थ मापें एवं गुणांक, विषमता गुणांक के लिए भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, या विषमता को स्क्यूनेस कहते हैं, और बहुत आता है एग्जाम में, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सहसंबंध थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और सहसंबंध किसे कहते हैं, जब दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, दो किसी भी चीज़ में, दो सब्जेक्ट में जब हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो उनमें देखा जाता है कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एक दूसरे में समान रूप से होते हैं, बस उन्हीं संबंधों को हम सहसंबंध कहते हैं। जैसे एक पिता है और उसका बेटा है, तो पिता में जितने गुण होंगे उनके कुछ गुण बेटे में भी 100% मिलेंगे, तो पिता और बेटे के गुण जो साथ साथ चलते हैं, इन्हीं को हम सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध दो शब्दों से मिलकर के बना है, सह प्लस संबंध, यानी साथ साथ वाला संबंध। और यहाँ पर ये जो है सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, कई प्रकार का यहाँ पर सहसंबंध होता है, रेखीय सहसंबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ज्ञात करने की विधियों में कार्ल पियर्सन की जो विधि है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पेयरमैन की कोटि विधि भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्ल पियर्सन की विधि है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। यहाँ से लॉन्ग जरूर आता है, ठीक है, लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक, फिशर का आदर्श सूचकांक हर वर्ष में लगभग में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतनी सरल विधि से हम यहाँ सिखाएंगे। कोरिलेशन भी और यहाँ पर ये निर्देशांक भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। न्यूमेरिकल के फील्ड में भी हमारे यहाँ पर जो लोग जुड़ेंगे वो 100% सब कुछ उनके लिए आ रहा होगा। काल श्रेणी का विश्लेषण, यहाँ से भी टाइम सीरीज के लिए पूछा जाता है, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। यहाँ पर भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो काल श्रेणी का विश्लेषण है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सिलेबस था जो अभी हमने हिंदी में समझा, और इस सिलेबस को अगर हम तैयार कर लेते हैं देन हम परेशान नहीं होंगे। वो लोग भले ही परेशान हो जिन्होंने इतने सिलेबस को कवर नहीं किया है, और ये जो पूरा सिलेबस है ये हमारे चैनल पे जरूर कवर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।